वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 14 दिसंबर 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल हाई कोर्ट के लिए जो एडिशनल जज होते हैं उनके बारे में है। अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2 परमानेंट अपॉइंटमेंट्स कर दिए हैं छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में। एक्चुअली में ये वहाँ पे एडिशनल जज थे जिन्हें अभी परमानेंट जज के तौर पे अपॉइंट कर दिया गया है। देखिए, एडिशनल जज का कॉन्सेप्ट कैसा है इसके बारे में समझ लेते हैं। एडिशनल जज को प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है आर्टिकल 224 के क्लॉज 1 का इस्तेमाल करके। प्रेसिडेंट जब उन्हें ऐसा महसूस होता है कि हाई कोर्ट में टेम्परेरी पीरियड के लिए काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और जो परमानेंट जजेस अवेलेबल हैं वो उस काम को निपटा नहीं पा रहे हैं, तो 2 साल से कम समय तक के लिए, ये टाइम पीरियड 2 साल से ज़्यादा का नहीं हो सकता, एडिशनल जजेस को अपॉइंट कर दिया जाता है इस एडिशनल बर्डन को बियर करने के लिए। ऐसा 2 केसेस में हो सकता है, जो काम है वो टेम्परली इंक्रीज हो गया हो हाई कोर्ट में, और या फिर हाई कोर्ट में जो काम है वो पिछला बहुत ज़्यादा बचा हुआ हो। इन दोनों ही केसेस में एडिशनल जजेस को अपॉइंट किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा कि कोई भी पर्सन एडिशनल या एक्टिंग जज के लिए अगर अपॉइंट किया जा रहा है हाई कोर्ट में, तो उसकी उम्र 62 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 62 ईयर्स के बाद आपको पता है कि टेन्योर खत्म हो जाता है हाई कोर्ट के जजेस का। दैट इज द ईयर फॉर रिटायरमेंट और द एज फॉर द रिटायरमेंट। यहाँ पर देखिए एक प्रावधान और भी रहता है कि मान लीजिए अगर हाई कोर्ट में ऑलरेडी परमानेंट जजेस की वैकेंसी खाली है, तब एडिशनल जजेस के लिए जो हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस होते हैं वो रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। इन जनरल ऐसा तभी होता है जब एक्स्ट्रा बर्डन हो और जो एग्जिस्टिंग जज हैं वो उस काम को पूरा ना कर पा रहे हों। तो ये तो मामला हो गया एडिशनल जज का। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल श्री अरबिंदो घोष जी के बारे में है। प्राइम मिनिस्टर पार्टिसिपेट करेंगे अरबिंदो घोष जी की 150th बर्थ एनिवर्सरी पर होने वाले एक प्रोग्राम में। इसी रेफरेंस में ये पर्सनालिटी न्यूज़ में है, बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनालिटी रहे हैं हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान। कन्वेंशनल क्वेश्चन भी बन सकता है, अगर कोई पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हो न्यूज़ में तो वहाँ से कन्वेंशनल क्वेश्चन के बनने की संभावना भी रहती है। अरबिंदो घोष जी एक फिलोसोफर, योगी, महर्षि, पोएट और इंडियन नेशनलिस्ट थे। इनके पिताजी एक सर्जन थे जिनका नाम कृष्ण धन घोष था, और इनकी जो माता जी थी वो स्वर्णलता देवी के नाम से जानी जाती थी। इनका जन्म बहुत ही जो पायस डे होता है 15 अगस्त उस दिन हुआ था। किसी भी एक नेशनलिस्ट के लिए ये दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और 1872 में इसी दिन इनका जन्म हुआ था। बहुत कम लोगों को पता है कि इन्होंने भी सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन पास किया था। सुभाष चंद्र बोस के बारे में तो हम सभी लोगों को पता रहता है, बट इन्होंने भी सिविल्स का एग्जाम पास किया था एट दैट टाइम 1890 में। हालांकि हॉर्समैनशिप का जो टेस्ट होता है, यानी कि जो घुड़सवारी का टेस्ट होता है, ये उसमें फेल हो गए थे और इसी वजह से ये सर्विस ज्वाइन नहीं कर पाए थे। जब ये रिवोल्यूशनरी स्ट्रीक यानी कि स्ट्रीम में जाते हैं तो इन्होंने कैसे काम किया, ये बहुत ही लीडिंग फिगर बन गए आने वाले समय में हमारे पूरे फ्रीडम मूवमेंट के लिए। और इनके जो आर्टिकल्स थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बहुत ही फियरलेस होते थे। अपने आर्टिकल्स को ये इंग्लिश न्यूज़पेपर वंदे मातरम में पब्लिश किया करते थे। इन्होंने इसके अलावा अपने आर्टिकल्स को कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया था एक बंगाली वीकली युगांतर में भी। इन्होंने एक वीकली इंग्लिश जर्नल भी शुरू किया था जिसका नाम धर्म था या धर्मा था, जिसके ज़रिए ये स्वराज या फिर फ्रीडम का मैसेज लोगों तक कम्युनिकेट करते थे। एक यूथ क्लब था अनुशीलन समिति नाम का, आपने इसका नाम ज़रूर से सुना होगा। ये उसके फाउंडर्स में से एक थे जिसने ब्रिटिश गवर्नमेंट की एट्रोसिटीज़ के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने का काम शुरू किया था। काफ़ी लीडिंग प्रोटेस्टर रहे जब 1905 में बंगाल का पार्टीशन किया गया कर्जन के द्वारा। उस समय इन्होंने सिटीजन्स का आह्वान किया कि ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस एंड उनके क्लोथ्स को बाइकआउट किया जाए, उनके गुड्स को बाइकआउट किया जाए। 1906 का जब सेशन हुआ INC का, तो वहाँ पर वो एक टीम के मेंबर के तौर पर हिस्सा भी लेते हैं, जहाँ पे उन्होंने 4 सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स को पोर्ट्रे किया। दोज वर स्वदेशी, स्वराज, एजुकेशन एंड बाइकॉट, जो कि फंडामेंटली थीम थी स्वदेशी मूवमेंट की। इनका नाम अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी में भी रहा, जिसको लेकर एक बहुत लंबा केस चला। ये एक रेवोल्यूशनरी और मिलिटेंट नेशनलिस्ट थे और अंग्रेज हमेशा इन्हें निशाने पर रखते थे। जब अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी हुई तो उसमें अरबिंदो घोष जी को भी ट्रैप कर लिया गया।
यहाँ पर आपके लिए सवाल ड्रॉप करता हूँ। आप बताइए कि अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी में एक्चुअली में बॉम्ब फेंका किसने था? चलिए, अरबिंदो घोष जी का नाम आ गया था, उन्हें इम्प्रिजन भी किया गया था। एक्चुअली में इम्प्रिजन तो बहुत सारे लोगों को किया गया था, बट एक्चुअली में ये बॉम्ब किसने फेंका था? कौन से वो रिवोल्यूशनरी थे जिन्होंने एक्चुअली में इस पूरे जो पूरा मामला था, इंसिडेंट था, उसमें पार्टिसिपेट किया था? उन्हें काफ़ी लंबे समय तक जेल में रखा गया, जिसमें 1 साल का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट भी था। जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होता था वो बहुत टफ होता था, जहाँ पर आपको एक छोटे से सेल में बंद कर दिया जाता था, ना तो कोई बोलने वाला होता था, निकलने भी नहीं दिया जाता था, मतलब जो थोड़ा बहुत घूमने के अलाउ किया जाता है वो भी नहीं किया जाता था। तो वन ऑफ द टफेस्ट फॉर्म ऑफ कन्फाइनमेंट हुआ करता था उस समय, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। अलीपुर सेंट्रल जेल में इन्हें 1 साल तक इस तरीके से बंद किया गया। मतलब जो भी रिवोल्यूशनरी पकड़े जाते थे उन्हें बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था, और अरबिंदो घोष जी को भी बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया। वो बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर थे जो रिवोल्यूशनरी स्ट्रीम था, या आप जानते हैं ये वन ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट लीडर हुआ करते थे, बहुत ही प्रोमिनेंट एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे जिन्होंने लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल जी के साथ मिलकर काम किया था। देशबंधु चितरंजन दास जी ने इनका केस लड़ा था और बाद में इन्हें रिलीज कर दिया गया। जो ब्रिटिश जज थे उन्होंने गवर्नमेंट को उस समय फटकार भी लगाई, क्योंकि अरबिंदो घोष जी के ऊपर जो चार्जेस लगाए गए थे वो बहुत ही फिल्मी थे और उनके प्रूव होने की कोई संभावना नहीं थी। इन्हें बाद में रिलीज़ भी कर दिया गया, लेकिन जब इन्हें रिलीज़ किया गया तो उन्होंने खुद को एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायर कर लिया और अपने आप को स्पिरिचुअलिज्म की ओर डेडिकेट कर दिया। 1910 में इन्होंने ब्रिटिश इंडिया को छोड़ दिया और जो पौंडीचेरी नाम की एक फ्रेंच कॉलोनी हुआ करती थी वहाँ पे चले गए, जिसे आज आप पुदुचेरी नाम से पुकारते हैं। इन्होंने एक कम्युनिटी को फाउंड किया स्पिरिचुअल सीकर्स की, जो बाद में अरबिंदो आश्रम में कन्वर्ट हो गया 1926 में। इन्होंने अपने पूरे जीवन को डिवोट कर दिया इंटरनल योगा के लिए और लोगों के कॉन्शियसनेस को एनहेंस करने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए। इनके कुछ बहुत ही प्रोमिनेंट लिटरेरी वर्क भी रहे जो योग, इंटरनल योगा, पोएट्री, प्ले और बाकी राइटिंग्स पर बेस्ड रहे। इनके कामों के अगर आप नाम देखना चाहें तो ये सारे आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, इतना डीप जाके तो यूपीएससी आपसे नहीं पूछेगी, स्टिल आप जानते रहिए। अब यूपीएससी कब क्या करेगी नो वन नोज, बट एक बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सन है, न्यूज़ में भी हैं, तो उनके बारे में एक होलिस्टिक जानकारी आपके पास हो ताकि प्रश्न आए तो आप कर पाएँ। एसेज ऑन गीता, द लाइफ डिवाइन, collection, poems and plays, the synthesis of yoga, the human cycle, the ideal of human unity, Savitri, a legend and a symbol on the Veda। ये इनके कुछ प्रोमिनेंट वर्क हैं जिनकी डेट्स भी यहाँ पर मेंशन की गई हैं फॉर द पर्पस ऑफ सीक्वेंस, आप इसको देख सकते हो। यूपीएससी डेट्स में तो बहुत इंटरेस्टेड नहीं रहती और बहुत अनयूजुअल होगा कि वो ये कहें कि अरबिंदो घोष जी की जो राइटिंग्स हैं आप उनको क्रम में लगाइए, ये काफ़ी अनयूजुअल है। वो कोई राइटिंग उठा के पूछ ले कि किसका है इनमें से, ये भी बड़ी बात हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला आर्टिकल। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के बारे में है। दिल्ली में सर्दियां इस समय उतनी नहीं पड़ रही जितनी पड़नी चाहिए। दिसंबर चल रहा है और दिसंबर में दिल्ली बहुत सर्द हो जाती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, टेम्परेचर अब नॉर्मल ही है। इसका महत्वपूर्ण कारण ये है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं उन्होंने इस साल अपना प्रभाव नहीं डाला है। अगर यही आपको पिछला साल याद हो तो नॉर्थ इंडिया में काफ़ी बारिश हो रही थी और सर्दियों में बारिश बहुत ठंड बढ़ा देती है, लेकिन इस बार अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा बिकॉज वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का प्रभाव कम है। इसी रेफरेंस में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस न्यूज़ में है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ, ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स हैं जो ट्रॉपिक्स के रीजन के बाहर ओरिजिनेट होते हैं। इनका जो ओरिजिन पॉइंट है वो इन जनरल मेडिटेरेनियन रीजन है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे सडन विंटर रेन होने लग जाती है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का है वहाँ पर। देखिए जो मॉइस्चर होता है इस केस में वो मेडिटेरेनियन सी, कैस्पियन सी और ब्लैक सी में ओरिजिनेट होता है। जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स होते हैं, जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन के बीच में होते हैं। अगर आप देखें वाटर बॉडीज़ को तो चाहे वो मेडिटेरेनियन सी है, ब्लैक सी है, कैस्पियन सी है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आपको नॉर्थ में मिलते हैं। ठीक है, तो इस केस में आप इन्हें एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल वाटर बॉडीज़ कह सकते हो। तो यहाँ से ये मॉइस्चर ओरिजिनेट होता है। जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स होते हैं ये ऐसे ग्लोबल फिनोमेना हैं जिनमें जो मॉइस्चर होता है, जो नमी होती है, वो अपर एटमॉस्फेयर में कैरी होता है, जबकि जो ट्रॉपिकल काउंटरपार्ट होते हैं, जो कैप्रिकॉर्न और कैंसर के बीच में मॉइस्चर कैरी होता है, वो इन जनरल लोअर एटमॉस्फेयर में होता है। तो ट्रॉपिकल और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल जो मॉइस्चर कैरिंग प्रोसीजर है उसमें आपको ये एक बेसिक डिफरेंस देखने को मिलेगा।
जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कांटेक्ट में ये आते हैं, ये मॉइस्चर पहुंचता है, तो ये बारिश के फॉर्म में गिरने लग जाता है, रेनफॉल के फॉर्म में गिरने लग जाता है जब ये हिमालय से टकराता है। जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं वो विंटर सीजन में काफ़ी फ्रिक्वेंट और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। इम्पैक्ट ये होता है कि इंडिया में नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में विंटर रेनफॉल और एक्सट्रीम कोल्ड देखने को मिलता है। जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होते हैं वो स्पेसिफिकली विंटर के समय में हमें देखने को मिलते हैं, जिससे मॉडरेट से हैवी रेनफॉल हो सकती है लो लाइंग एरियाज़ में, और माउंटेन वाले रीजन में जाएंगे तो फिर बर्फ़ गिरने वाली घटनाएं आपको देखने को मिलती हैं। विंटर में जो प्री मानसून सीजन रेनफॉल होता है नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में, वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से ही होता है। इनफैक्ट 4 से 5 वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आपको पूरे साल में देखने को मिल जाते हैं सर्दियों के समय में। इन जनरल इंडिया की बात करें तो जो प्रेसिपिटेशन होता है इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस है रबी क्रॉप्स के लिए, जिसके मतलब जो गेहूं की फसल है या बाकी की फसलें हैं उनमें पानी मिल जाता है इसकी वजह से, तो इंडिया की फूड सिक्योरिटी के पर्पज़ से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये तो पूरा आर्टिकल वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के बारे में। देखते हैं अपना अगला आर्टिकल। जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो एनवायरमेंट एजुकेशन अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग यानी कि ईईट के बारे में है। हाल ही में एनवायरमेंट एजुकेशन स्कीम को रिवैम्प कर दिया गया है एनवायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम में। इसमें जो चेंजेस आए हैं उसे भी देखेंगे। पहले तो ये जो एनवायरमेंट एजुकेशन स्कीम थी ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम हुआ करती थी, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा था अभी तक। इसके ज़रिए हम एनवायरमेंट को लेकर स्टूडेंट्स को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, मतलब वो एनवायरमेंट के बारे में समझें और एनवायरमेंट कंजर्वेशन की ओर सेंसिटिव हो जाएं। फीचर्स की बात करें तो इसमें 2 मेजर प्रोग्राम्स हुआ करते थे, ग्रीन कॉप्स और दूसरा नेशनल नेचर कैंपिंग प्रोग्राम। ग्रीन कॉप्स की बात करते हैं। जो ग्रीन कॉप्स प्रोग्राम है इसमें फंडामेंटली 1 लाख इको क्लब्स तैयार किए गए हैं स्कूल्स एंड कॉलेजेस में, ताकि स्टूडेंट्स को एनवायरमेंट के बारे में बताया जा सके। 5,000 रुपये हर एक इको क्लब को मिलते हैं एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ या अवेयरनेस के पर्पज से। एक डिस्ट्रिक्ट में मैक्सिमम 500 स्कूल्स में इको क्लब हो सकते हैं और एक स्टेट में 100 कॉलेजेस में इको क्लब्स स्टैब्लिश किए जा सकते हैं। नेशनल नेचर कैंपिंग प्रोग्राम की बात करते हैं। इसमें जो स्टूडेंट्स विजिट कर रहे हैं, कैंपिंग कर रहे हैं प्रोटेक्टेड एरिया, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व में, उनको इंसेंटिवाइज किया जाता है ताकि वो नेचर को एक्सपीरियंस कर सकें, उसके साथ कनेक्टेड हो सकें और नेचर को और अच्छी तरीके से एक्सेप्ट कर पाएँ। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इमोशनल लेबर के बारे में है। अच्छा देखिए, आपके साथ ऐसा कई बार हुआ होगा कि आप किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, गुस्सा हैं, हो सकता है आपकी किसी से कहा सुनी भी हुई हो, लेकिन तभी अचानक से कोई दूसरा व्यक्ति आपके सामने आ जाता है और वो आपसे कहता है कि क्या हुआ, आप परेशान हो या नाराज़ हो, क्या हो गया। लेकिन जो व्यक्ति आपसे ये सवाल कर रहा है आप उसके ऊपर नाराज़ नहीं हैं और आपको पता है कि आपको इस व्यक्ति के ऊपर ना तो नाराज़गी दिखानी है और ना ही अपना गुस्सा जाहिर करना है। तो आप क्या करते हैं, आप कहते हैं नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं है। वो कहता है कोई बात है तो बताओ, आप कहते हो नहीं कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ऑल राइट। आप ऐसा बोल के एकदम से अपने इमोशंस को दबा देते हो। हम अपनी डेली लाइफ में ऐसा हमेशा करते रहते हैं। हम अपने इमोशंस को सप्रेस करते हैं क्योंकि हमारे इमोशंस सभी के लिए नहीं होते। ये तो बहुत ही जनरल सी बात है जहाँ पर आप अपनी इंडिविजुअल इमोशन को सप्रेस कर देते हो ताकि सामने वाले व्यक्ति को बुरा महसूस ना हो। लेकिन देखिए, कई बार आप ऐसा वर्क प्लेस पर भी करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, लेकिन आपको पता है कि वर्क प्लेस पर आप ऐसा नहीं कर सकते, तो आप अपने इमोशन को सप्रेस कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपको वर्क प्लेस पर कोई ऐसा काम करने को दिया जा रहा है जो आप नहीं करना चाहते क्योंकि वो आपके वर्क प्रोफाइल का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आप उस काम को कर देते हैं क्योंकि आप ये नहीं चाहते कि सामने वाले को बुरा लगे। हालांकि आप उस काम को करना नहीं चाहते और आपको वो काम करते वक्त नाराज़गी भी हो रही है, लेकिन आप ये दिखाते नहीं हैं और उस काम को कर देते हैं क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ऐसा करके जो आपका करियर है, जो प्रोफेशन है, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और जब आप ऐसा करते हैं तो इसे ही कहा जाता है इमोशनल लेबर। देखिए, इमोशनल लेबर ज़्यादातर महिलाओं में देखने को मिलता है क्योंकि वो ऐसा कन्वेंशनली माना जाता है कि इमोशनल होती हैं, या वो अपनी स्ट्रॉन्ग इमेज को नहीं दिखाना चाहती। वो ये नहीं दिखाना चाहती कि वो नाराज़ हो सकती हैं या वो किसी काम को करने से इनकार कर सकती हैं, इसीलिए उनसे जो कहा जाता है वो ये कर देती हैं। सच्चाई तो ये है कि इमोशनल लेबर एक जेंडर न्यूट्रल टर्म है। इसका
विमेन स्पेसिफिक यूज नहीं होता, लेकिन इमोशनल लेबर के जो केसेस हैं वो विमेन में ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और हाल ही में एक सर्वे ने भी ऐसा ही दिखाया कि जो इमोशनल लेबर है वो विमेन के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड है वर्क प्लेस में, मेन के कंपैरिजन में। इमोशनल लेबर क्या है? जिसके जरिए आप मैनेज, मॉड्यूलेट या सप्रेस कर देते हैं अपने इमोशन को, ताकि आप किसी अन्य व्यक्ति की एक्सपेक्टेशन को फुलफिल कर सकें, ताकि आपका जो प्रोफेशनल गोल है वो अचीव हो सके। इसे ही कहा जाता है इमोशनल लेबर। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करते हैं ऑफिस में कोई पार्टी ऑर्गेनाइज की जाने वाली है। अब ऑफिस में पार्टी ऑर्गेनाइज की जाएगी तो उसमें कुछ तैयारियां की जाएगी। तो आपने देखा होगा कि इन तैयारियों की जिम्मेदारी अक्सर जो विमेन मेंबर्स होती हैं ऑफिस में उनको सौंप दी जाती है कि आप ये कुछ कार्ड्स प्रिपेयर कर दीजिए जिसका इस्तेमाल हम इस पार्टी में करेंगे। अब वो विमेन अपने ऑफिस का पूरा काम कर रही है और वो उन कार्ड्स को प्रिपेयर नहीं करना चाहती। ऐसे केस में वो चाहे तो उन कार्ड्स को प्रिपेयर करने से मना कर सकती है, लेकिन अगर वो मना भी कर दे तो क्या होगा? वो काम किसी अन्य विमेन को ही दिया जाएगा और जब वो विमेन उस काम को कर देगी तो उसे ज़्यादा अप्रिशिएशन मिलेगा। लेकिन ये काम अक्सर विमेन को दे दिया जाता है, तो वो क्या करेंगी कि वैसे तो वो उन कार्ड्स को प्रिपेयर नहीं करना चाहती, लेकिन फिर भी वो अपने इमोशंस को सप्रेस करके वो एक्स्ट्रा काम कर लेंगी जो एक्चुअली में उनके वर्क प्रोफाइल का पार्ट नहीं है। इसे ही कहा जाएगा इमोशनल लेबर, जिसके जरिए वो अपनी इमोशंस को सप्रेस कर देती हैं। देखिए, वही बात मैंने आपको बताई कि ये वुमेन से ज़्यादा अटैच्ड है, हालांकि जेंडर न्यूट्रल टर्म है। वुमेन वो लोग ज़्यादा इमोशनल लेबर का शिकार होते हैं जो फेयरफुल होते हैं, जो नहीं दिखाना चाहते कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं या फिर बहुत ज़्यादा हार्श हैं। ऐसा जैसे कि मैंने कहा कि वुमेन स्पेसिफिक नहीं है, तो ब्लैक और ब्राउन वुमेन वाइट वुमेन और मेन की तुलना में ज़्यादा इमोशनल लेबर करती हैं। ऐसा कई सारे एकेडमिक रिसर्च में देखने को मिला। इस टर्म को 1983 में फॉर द फर्स्ट टाइम इस्तेमाल किया गया अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट एर्ली हॉचचाइल्ड के द्वारा। उनकी किताब द मैनेज्ड हार्ट में उन्होंने अपनी किताब में बताया कि जो इमोशनल लेबर है उसके ज़रिए एक व्यक्ति अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको सप्रेस कर देता है। तो ये तो पूरा मामला इमोशनल लेबर के बारे में। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो पीएम आदि आदर्श ग्राम योजना के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने हाल ही में इस एग्जिस्टिंग स्कीम को रिवैम्प कर दिया है। रिवैम्पिंग में क्या हुआ है उसे समझेंगे। उसके पहले इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हम विलेजेस को ट्रांसफॉर्म करें जहाँ पे सिग्निफिकेंट ट्राइबल पॉपुलेशन है और उन्हें बनाए आदर्श ग्राम। ऐसा करके हम 4.22 करोड़ पॉपुलेशन को कवर करेंगे, जो कि ट्राइबल पॉपुलेशन का 40% हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव यही है कि हम एक इंटीग्रेटेड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अटेन करें सिलेक्टेड विलेजेस में, वहाँ पे इंफ्रा को बेहतर करें जैसे हेल्थ, एजुकेशन, कनेक्टिविटी और लाइवलीहुड। इसके अलावा इंडिविजुअल और फैमिली बेनिफिट की जो स्कीम्स हैं वो उन तक पहुँचाई जाए। जो गैप्स हैं स्पेसिफिकली 8 सेक्टर्स में उनको फुलफिल किया जाए, जैसे कि रोड कनेक्टिविटी, टेलीकॉम कनेक्टिविटी, स्कूल, आंगनवाड़ी सेंटर, हेल्थ सब स्कीम, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब देखिए जो रिवाइज्ड गाइडलाइंस है उसमें क्या कहा गया है कि जो गैप्स हैं, जो काम होना चाहिए और जो अभी तक हुआ है उसके बीच का जो गैप है उसे हम मॉनिटरेबल इंडिकेटर्स के बेसिस पे करेंगे। मतलब हम कुछ ऐसा काम करेंगे जिसे हम ग्रोथ में मॉनिटर भी कर सकें। सैनिटेशन, एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, इसको इस तरीके से ही मैनेज किया जाएगा। हम गैप्स या नीड्स को आइडेंटिफाई करेंगे और फिर उस पर काम करेंगे। विलेज डेवलपमेंट प्लान तैयार किए जाएंगे उस बेसिस पर जो डेटा कलेक्ट किया गया है प्रॉपर असेसमेंट के बाद। इसके अलावा प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना जो है वो बाकी की स्कीम्स को भी अपने साथ कन्वर्ज करके कुछ सब्सटेंशियल इम्पैक्ट लाने की कोशिश करेगा। तो ये तो पीएम आदि आदर्श ग्राम योजना के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू मदरसा या माइनॉरिटीज़ के बारे में है, जिसे शॉर्ट में SPEMM कहा जाता है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट पे बनाई गई, उन्होंने अभी हाल ही में यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर ये कहा कि वो जानबूझकर डिले कर रहे हैं जो स्कीम के कंटिन्यूएशन का अप्रूवल है उसे, क्योंकि इसी स्कीम के तहत जो मदरसा या माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है कि वो अपना काम कर सकें। इस पूरी स्कीम को इंप्लीमेंट किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के एम्बिट में काम करती है। ये एक अम्ब्रेला स्कीम है। इसके भीतर भी कुछ स्कीम्स आती हैं, जैसे इसके भीतर 2 बहुत ही प्रोमिनेंट सब स्कीम्स हैं। स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन इन मदरसास, इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है ताकि जो मुस्लिम चिल्ड्रन हैं वो मदरसा में अच्छी और क्वालिटेटिव एजुकेशन अटेन कर सकें, जो नेशनल एजुकेशन सिस्टम की तर्ज पर हो, फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम की इनलाइन हो। दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फॉर ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स IDMI। इसमें इंफ्रा को डेवलप किया जाता है प्राइवेट एडेड या अनएडेड माइनॉरिटी स्कूल्स में, ताकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन माइनॉरिटी चिल्ड्रंस की भी बेहतर हो सके। क्या फीचर्स हैं? पहला वाला जो स्कीम है, स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन इन मदरसा, इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है ताकि जो मदरसा हैं वहाँ पर केवल कन्वेंशनल पढ़ाई ना करवाई जाए,
बल्कि वहाँ पे साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल स्टडीज़, हिंदी, इंग्लिश इन सबको भी पढ़ाया जाए और जो मुस्लिम बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं वो मॉडर्न एजुकेशन अटेन कर पाएँ, ना केवल ऐसा ना हो जाए कि मदरसा में जाने की वजह से वो केवल ट्रेडिशनल एजुकेशन ही अटेन कर पाएँ। तो इस स्कीम के तहत वहाँ पे मॉडर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की जाती है। दूसरा, जो स्टेट मदरसा बोर्ड हैं उन्हें असिस्टेंस दिया जाता है कि वो मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम रन कर सकें और क्वालिटी कंपोनेंट जो मदरसा का है उसे भी बेहतर किया जा सके। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान को भी इसमें इनकॉर्पोरेट किया जाता है। आईडीएमआई की बात करते हैं, ये जो दूसरी स्कीम है दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट, आप इसे शॉर्ट में आईडीएमआई कहो। तो आईडीएमआई में जो गर्ल्स, चिल्ड्रन या स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं उनके लिए प्रयास किया जाता है। आइए रिवीजन करते हैं। सर अरबिंदो घोष, इन्होंने वीकली इंग्लिश जर्नल टाइटल्ड धर्मा रिलीज किया, सही बात है। कौन सा स्टेट वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से रेनफॉल रिसीव करता है? तमिलनाडु, गलत है। ये हमारे नॉर्थ वेस्ट पार्ट को प्रभावित करता है। इन्वायरमेंट, एजुकेशन, अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, गलत है, सेंट्रल सेक्टर है। स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू मदरसा मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का है, गलत है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है। तो हमारा आज का ये सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।